भाई जहां पर दो भाषा की मदद ली गई है वहां वहां रिकॉर्डिंग में, यानी 118 में कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, हर व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम, जो बोले गए प्रश्नों को समझने और उत्तर देने में सक्षम, चाहे वो पागल है। 119 में मूक साक्षी, कोई भी व्यक्ति जो बोलने में असक्षम है अपना साक्ष्य किसी भी प्रकार से जिस रीति से वो क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उस रीति से दे सकता है। जैसे इशारों से भी दे सकता है, लिख करके भी दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है। आगे, और अगर विशेष प्रबोधक की या द्विभाषी की आप सहायता ले रहे हो तो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है। अब दो सिचुएशन है कि जैसे मान लीजिए कि मैं मेरी पत्नी के साथ बाजार में गया और मैंने वहां पर कोई अपराध किया और मेरी पत्नी ने उस चीज को देखा, और एक मैंने यहाँ कोचिंग में कोई अपराध किया और मैं घर जाकर के अपनी पत्नी को बताता हूँ कि मैंने ये अपराध किया। दोनों में फर्क क्या है? एक में वो आई विटनेस है और यहाँ पर उसे मैंने इंफॉर्मेशन दी। हेयर से हो गया ना एक तरीके से। तो जहां पर भी वो आई विटनेस है, यानी अपने सेंसेस से कोई बात पता कर रही है, उसके लिए वो साक्ष्य दे सकती है, सेक्शन 120 कहता है। लेकिन लेकिन पति पत्नी के विरुद्ध अगर वाद हो तो दे सकती है, संसूचना को भी क्या कर सकती है, या फिर पक्षकारों ने एक दूसरे के लिए सहमति कह दी कि हाँ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ठीक है तो बोल दे। ठीक। फिर उसके बाद में कहा थे हम 122 में, है ना। फिर 121, 121 में मजिस्ट्रेटों के बारे में कहा गया कि मजिस्ट्रेट साक्ष्य। देखो मजिस्ट्रेट जब भी कोई जज कोर्ट में काम कर रहा है तो ध्यान रखना, एक पक्ष कोर्ट से संतुष्ट नहीं होती, दूसरा पक्ष क्या होता है, कोर्ट से संतुष्ट होता है। एक पक्ष संतुष्ट नहीं, जिसके पक्ष में हुआ वो संतुष्ट, जिसके अगेंस्ट हुआ है तो वो हो सकता है कि जज पे भी, आचरण पे भी लगा दे कि साहब इन्होंने कुछ फेवर करके डिसीजन कर दिया। तो कोई भी एलिगेशन लगा दे तो कोर्ट को अपना बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे क्यों कह रहा है, न उससे पूछा जाएगा। या कोर्ट में किसी मामले का, किसी भी बात का पता किसी भी व्यक्ति को जब वो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की हैसियत से कार्य कर रहा था तो ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्या बात थी। तो यानी दो बातों के बारे में, न तो खुद के आचरण के बारे में, और जब वो न्यायिक कार्य कर रहा था उस दौरान उसे कोई बात पता चली है तो उसके बारे में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सिवाय उस अधिकारी के जिसके वह अधीनस्थ है अनुमति के। मान लीजिए आपने शिकायत की और सीनियर ऑफिसर ने जांच की है तो वो तो पूछ ही सकता है कि भाई लोग ये कैसे कह रहा है कि आपने इनका फेवर किया है, तो वहां तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज उसे कहीं पर भी कोर्ट में बुला करके साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा। लेकिन उसके अलावा जब वो कार्य कर रहा है, कोई बात पता चली है तो, जैसे मान लो कि जज साहब आ रहे हैं कोर्ट में और रास्ते में देखा कि एक्स ने वाई के पेट में चाकू डाल दिया, तो जैसे अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, दिल्ली की घटना है, एक व्यक्ति बंदूक लेकर के जाता है और शूट कर देता है। जज साहब डाइस पे बैठे थे, उनके सामने जो घटना हुई है उसके आई विटनेस बयान देने आएंगे कि नहीं देने आएंगे? नहीं। तो जज साहब भी, तो सेक्शन 21 में वो कहा अपने आचरण के बारे में अपने केवल सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर के अलावा साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। 123 में ये कह रहा है कि शासकीय कार्य में जो भी कोई वो बात हुई है उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट वगैरह है उसको प्रकट नहीं करना दिया जाएगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो सरकार को मिली है शासकीय संसूचना लोकहित में अगर पब्लिक ऑफिसर सोचता है इसको नहीं दिया जाना चाहिए तो वो मना कर सकता है। 125 में पुलिस ऑफिसर और
रेवेन्यू ऑफिसर को संरक्षण दिया है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी अपराध की या रेवेन्यू के हानि की सूचना देता है तो उसे इंफॉर्मेशन देने की वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि इंफॉर्मेशन किसने दी। जैसे मैं टोडा भीम में था, तो टोडा भीम में वो बयान दे रहा था, तो उसने बोला कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि भाई एक्स व्यक्ति इस प्रकार से हथियार लेकर बाजार में घूम रहा है। उस इंफॉर्मेशन पे हम गए और हमने ये कार्रवाई की। तो वकील साहब ने उनसे पूछा, अच्छा ये मुखबिर खास कौन था? खानदान ने उसको देखा वकील साहब को, मैं क्या वकील साहब आप ही तो थे, लिखवा दो नाम वकील साहब का। तो मुखबिर खास ये वकील साहब ही थे। नहीं, वो क्या ऐसे कैसे होता है? मैं कहा आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा, ये तो प्रिविलेज प्राप्त है। किसने इंफॉर्मेशन दी ये डिस्क्लोज न तो किया जाएगा न कोर्ट पूछ सकता। दोबारा हुआ तो मैं आप ही का नाम लिखवा देंगे कि आप ही थे सूचना देने वाला, कि भाई मेरे पास केस ही नहीं आ रहा। तो आप कार्रवाई करो जिससे केस तो आए। नहीं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो कौन सा, 126 में प्रोपेशन। इसमें ये कह रहा है कि आप कोई वकील अपॉइंट करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अपॉइंट करो, अगर उसके अनुक्रम में आप बात कर रहे हो या अपॉइंट करने के बाद में कोई भी बातचीत कर रहे हो तो, और आपने कोई बात बताई है या कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाया जिससे वो व्यक्ति परिचित हो गया है, तो न तो वो उस बात को डिस्क्लोज कर सकता और न ही उसे डिस्क्लोज करने की क्या की जाएगी, परमिशन। ये सेक्शन कब दी जा सकती है? वो आकर के ये कहे कि मैं ये करूंगा और आप मेरा बचाव कर, इलीगल पर्पस को क्या करने के लिए, नहीं अग्रेसर करने के लिए, या उसने किसी डॉक्यूमेंट्स में अपॉइंटमेंट होने के बाद में कोई फोर्जरी की है, मिथ्या प्रविष्टि की है, तो इस बात का साक्षी दे सकते। या फिर वही कह दे कोई नहीं डरता, तो साहब कह सकते नहीं। और उसको कहां पे संरक्षण है? वकील साहब को, कि वकील साहब ने क्या राय दी थी, 132। वकील साहब को संरक्षण कहा है 120। 130 में क्या है कि जैसे एक बात बताओ, ये प्लॉट है, इसका विवाद है ए और बी के बीच में, और इसके बराबर का प्लॉट है, इसका कोई विवाद नहीं है, ये सी के पास में। तो क्या कोर्ट सी से कह सकता है क्या आप अपने मकान के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करो? तो सेक्शन 130 कह रहा है जिसका विवाद नहीं है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कोर्ट किसी व्यक्ति को आदेश कब दे सकता है? जब इस सी ने इन दोनों में से किसी के साथ में क्या कर लिया हो, लिखित में एग्रीमेंट कर लिया हो तब, अदरवाइज। अब एक बात बताओ, ये सी के मकान के कागज डी के पास रखे हैं, डी पेश कर सको? जब तक सी परमिशन नहीं देगा तब तक डी पेश नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? 130। 138 में जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो सच कहोगे वो, चाहे उसके कारण आप किसी अपराध में फंस रहे हो या कोई सिविलिटी लाइबिलिटी आ रही हो, जो कहोगे सच कहो। लेकिन बस इतना संरक्षण दे दिया कि केवल इस स्टेटमेंट के बिना न तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी और नहीं अरेस्ट किया जाएगा। ये संरक्षण दे। 133 में क्या है? सह अपराधी का साक्ष्य। सह अपराधी के साक्ष्य को समझना, जैसे मान लीजिए कई व्यक्ति ए बी सी डी ई, ये 5 व्यक्ति, इन्होंने डकैती डाली, ठीक। अब डकैती का जो एविडेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? परिस्थिति जन्य साक्ष्य।
और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर सजा कब हो सकती है? जब सभी कड़ियां जुड़ जाए। परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर सजा कब हो सकती है? जब सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी तब। ठीक है। अब मान लीजिए कड़ी टूट रही है, तो कोर्ट क्या करेगा? या तो इन 5 को बरी करे, या एक को छोड़कर 4 को सजा दे। तो इसको समाधान कर दिया और इससे कहा कि जो भी बात है वो सारी बता दे, और इसने सारी बात बता दी, उससे ये कड़ी कोरोबरेशन की जरूरत है क्या? साक्ष्य तो पहले ही था, कड़ी तो जोड़नी थी। तो इसलिए कह रहा है कि कोई भी दोष सिद्धि इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर है, क्योंकि कड़ी तो जोड़नी थी, संपुष्टि की जरूरत नहीं। लेकिन 114 का दृष्टांत बी क्या कहता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं होता, इसलिए संपुष्टि कर लेनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, कर लेनी चाहिए, मेवाड़ी उसकी। फिर उसके बाद में सेक्शन 134 में एक नियम है कि साक्षी को तोला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। यानी विटनेस को क्या करना चाहिए? वेटेज देना चाहिए, न कि काउंटिंग करनी चाहिए। साक्षियों की संख्या 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। अब ये एसओजी की चार्जशीट आई है, 400-500 गवाह एक फाइल में, यानी इनकी पूरी जिंदगी तो केवल ट्रायल ही चलेगी। नहीं, पूरी जिंदगी तो ट्रायल चलेगी। फिर 135 ये कह रहा है कि कोई भी साक्ष्य को कैसे पेश किया जाएगा, वो का सीपीसी और सीआरपीसी बताएगा। जैसे सीपीआरपीसी क्या कर रहा है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस। फिर डिफेंस। सीपीसी क्या कर रहा है? मामले की शुरुआत कौन करेगा? तो कहता है जहां सीपीसी और सीआरपीसी बता रहे हैं वहां तो वो, नहीं तो एविडेंस के नियमों के अनुसार कोर्ट सविवेशनार एविडेंस ले। 136 में ये कह रहा है कि कोई भी साक्ष्य को आप कोर्ट में पेश कर रहे हो तो उससे आपसे पूछेगा कोर्ट कि भाई आपका ये साक्ष्य अगर साबित हो जाए तो किस प्रकार रिलेवेंट है, और आपने संतुष्ट कर दिया किस प्रकार से रिलेवेंट है, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की ग्राह्यता। एडमिशन ऑफ फैक्ट सेक्शन 136। 137 में एग्जामिनेशन बताई हुई है। कितने प्रकार की एग्जामिनेशन होती है? 3 प्रकार की होती है, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और 138 में इन्होंने कहा कि पहले चीफ होगी, फिर क्रॉस होगी, फिर री एग्जामिनेशन होगी। और ये तो 3 तो राइट के रूप में, और कोर्ट परमिशन दे तो अक्यूज एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। 139 में क्या, कि अगर किसी दस्तावेज पेश करने के लिए किसी को बुलाया है तो उसको विटनेस नहीं माना जाएगा, दस्तावेज पेश करके अपने घर जाओ। उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन तभी होगी जब उसे विटनेस के रूप में बुलाया जाएगा। 140 में कि जो सील का साक्ष्य देने आ रहा है उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। ठीक। 141 में लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसका उत्तर यस और नो में आता है वो। जैसे मैंने पूछा कि आज भोजन किया, तो ये लीडिंग क्वेश्चन। क्या उत्तर आ रहा? मैंने ये पूछा कि भोजन में आज आपने खीरा खाया, लीडिंग क्वेश्चन, हाँ या ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज कहाँ गए थे, ये लीडिंग क्वेश्चन। तो ध्यान रखना जिस क्वेश्चन का यस और नो होता है
उसका लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। कब? वैसे तो कितने पूछो, जब प्रतिपक्षी ने ऑब्जेक्शन किया है तो केवल दो ही बातों के पूछते हैं, जैसे इंट्रो करने के लिए। इंट्रो का मतलब होता है मामले को बताने के लिए। जैसे कई बार मेरे पास विटनेस आ गया, मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात हुई थी। क्या बात हुई थी? अरे मैं कहा बयान देने आए हो आप, किस बात के देने आए हो? तो मैं कहा मैं किस बात के देने आया हूं? वो कल पुलिस वाले ने फोन किया था इसलिए मैं तो आ गया। अब फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भाई आपका पहले कोई लड़ाई हुई थी, उस मारपीट के अंतर्गत आपके यहाँ चोटें आई थी, आपने कोर्ट में केस, पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बारे में आप बयान देने आए। अरे बात समझ, इसको बोलते हैं मामले को इंट्रोड्यूस कर, तो इसके बारे में साक्ष्य देना। दूसरा, जो अनडिस्प्यूटेड बात है उसके बारे में कर सकते, है ना। तीसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन में कितने भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिटेशन। सेक्शन 144 में ये कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है और आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में साक्ष्य दे रहे हो, कोर्ट पूछेगा भाई वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है वो सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत सुंदर बताया इसने, डिजाइन अच्छी थी, लेकिन इससे कहो कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, तो कोर्ट अब तक उसके साक्ष्य को एडमिट नहीं करेगा जब तक कि डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश नहीं हो। सेक्शन 145 में आपने किसी ने पहले कुछ बात कही है, अब कुछ बात कर रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोडक्ट करवाते हैं। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने 161 में बयान दी और बाद में आकर के वो कोर्ट में कहता है कि साहब मैं तो वहां था ही नहीं, तो हम उससे पूछते हैं कि देख यार आपने पुलिस को ये बात कही थी और आज आप मना कर रहे हैं, तो उसको दिखा करके हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना। ये 145 में क्या आप क्रॉस तो बिना दिखाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंट्राडक्शन कर रहे हो तो उस भाग को उसको दिखाना क्या है, आवश्यक है। ये 145 में दिया। 146 में इन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, जो आदमी साक्ष्य देना आ रहा है उसको भी चेक कर सकते हैं, साक्ष्य नहीं कर सकते? कि साक्षी गारंटर की भी तो गारंटी होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति के बारे में आप साक्ष्य दे रहे हो वो तो ये बताए ना, क्या साक्ष्य के बारे में, कि जिस व्यक्ति का आप साक्ष्य दे रहे हो उसके बारे में तो बताए नहीं है। तो सत्यवादिता पकड़ने के लिए वो क्या है, उसके सील को धक्का लगा करके ये जांच करने के बारे में। आगे बात समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते, लेकिन किसी महिला के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो उसकी सत्यत्व को चैलेंज करे। 47 में कह रहा है कि जैसे अन्य क्वेश्चनों का उत्तर दे रहे हैं वैसे ही अपनी गारंटी के क्वेश्चनों का भी उत्तर दीजिए। 147, जैसे 132 में सही सही बता रहे थे, लेकिन कहने का मतलब आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो किसी की सील को धक्का लगा कर? आप उससे पूछोगे अच्छा तो आप तो चोर हो, तो हर किसी को आप चोर थोड़ी कह सकते, और उसके चोर होने से उसके महत्व कितना है। तो 148 में ये कहा है कि ये कोर्ट तय करेगा ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि नहीं जाना। वो चेतावनी दे सकता है कि कम महत्व का इसका उत्तर देने की आपको जरूरत है। फिर भी मान लो वकील साहब नहीं होगा, मैं तो पूछू ना, तो फिर 149 में वो कार्रवाई कर, सॉरी 148 में तो कोर्ट डायरेक्शन देगा एक चांस में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं। और 150 में कोर्ट क्या कर सकता है, उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है कि साहब मैं 13 नंबर कोर्ट में मेरी पोजीशन, तो मैंने एक महिला आई उसकी चीफ करा थी, जिरे में वकील साहब आए, वकील साहब ने क्वेश्चन करना शुरू किया तो मजिस्ट्रेट ने दो क्वेश्चन महिला से पूछ लिए, तो उन्होंने कहा साहब मेरे को पूछ लेने दो। वो कहा मैं भी पूछ सकती हूँ,
एविडेंस में लिखा हुआ है वो कि साहब आप पूछ सकते हो तो ये फाइल पकड़ो, आप पूछते रहो, मैं तो जा रहा हूं। नहीं, वो हमें तो इतना ही पता है कि ये पीपी साहब चीफ कराएंगे और मैं जीरे करूंगा, और आपको लगता है कि मेरे को पूछना चाहिए तो ये फाइल पकड़ो और आप पूछते रहो, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, तो ऐसो के खिलाफ 150 में कोर्ट क्या कर सकता है? आगे बात सर, हाई कोर्ट को या स्टेट बार काउंसिल को, ओके साहब इनको टर्निंग देके तैयार। नहीं, वैसे नए एडवोकेटों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बार काउंसिल के पास इतना पैसा है कि जो नए एडवोकेट हैं उनको जैसे जुडिशरी ट्रेनिंग करवाती है, वैसे बार काउंसिल को भी नए वकीलों को ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। बार काउंसिल के पास भी बहुत पैसा है। नहीं, तो अगर वकीलों को भी, भाई देखो थ्योरी होना अलग चीज है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बार को खर्चा करना चाहिए। तो नए वकीलों को कम से कम, और भी नहीं तो दो, कम से कम महीने 1.5 महीने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए अच्छे सीनियर एडवोकेटों से, उनको वो दिलवाना चाहिए, जिससे आगे इसमें आपका फायदा बार को ही है कि जितने अच्छे एडवोकेट आएंगे उतने ही बार को रेपुटेशन मिलेगी। नहीं, आप किसी भी बार में जाओ। नहीं, जैसे एक मेरा मित्र है जेतारण में रह करके आया हुआ, तो वो तारीफ करता है, वो कहा भाई साहब जेतारण में इतने लर्नेड एडवोकेट हैं कि पढ़ करके आते हैं सारी चीजें, तो बार की बड़ाई हो रही है। वो किसी पर्टिकुलर वकील की नहीं कर रहा, वो पूरी बार की कर रहा है। कि एक वकील साहब तो ऐसे आते थे कि सुप्रीम कोर्ट ही खोल करके रख देते थे। अब ऐसे वकीलों से अगर नए बच्चों को आप प्रशिक्षण दिलाओगे तो एडवोकेसी का प्रोफेशन में इतना बुरा नहीं। लेकिन बात यही है कि बस वो आकर के जब तारीख ले आए, वो महीने भर तारीख ले आएगा, फिर कहे, यार बस की बात है, नहीं कितनी तारीख लो, फिर वो अंत में इंटरेस्ट खत्म करके चला जाएगा। लेकिन अगर वो महीने भर का प्रशिक्षण लिया तो अपने स्तर पे कुछ कर सकता है, उसको सीखने की भी रहेगी। चलो कहाँ थे हम? 150। फिर 151 में अवशिष्ट, 52 में अवशिष्ट और कलंकात क्वेश्चनों के बारे में कहा कि पूछने। फिर वो कहा आपने किसी के सील पे कोई क्वेश्चन पूछा और उसने उत्तर दे दिया तो फिर फाइनल उत्तर है, उसको आप आओगे ऑब्जेक्शन मत करो, नहीं तो एक नई प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी। 154 में हॉस्टाइल विटनेस के बारे में कहा गया। सेक्शन 154 में किसके बारे में कहा गया? हॉस्टाइल विटनेस के बारे में कहा गया। हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? कि जिस पक्षकार ने बुलाया है उसके अगेंस्ट ही बात कर, और जो सत्य बताने का इच्छुक नहीं है उसे, तो वो जब आया है और अपने खिलाफ भी बात कर रहा है तो उसे कोर्ट में हॉस्टाइल डिक्लेयर करके जिस पक्षकार ने बुलाया है वो उसकी क्रॉस कर सकता है। अब एक समस्या ये आई कि अगर उसने आधा तो उसके पक्ष में और आधा उसके विपरीत दिया है, तो जो उसके पक्ष में दिया है उसको भी यूज किया जा सकता है। नहीं, फिर सेक्शन 155 में क्या दिया हुआ है कि किस आधार पे कर सकते हो कि भाई इसने रिश्वत ली है, इसने किसी और से कॉन्टेक्ट कर दिया, लेकिन महिला के चरित्र के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति यहाँ आया है कोचिंग में, वो यहाँ की सिचुएशन बता सकता है? और कोई आदमी मान लो गेट से ही वापस निकल गया हो, क्लास में क्या है बता सकता है क्या? अभी जैसे अंकित से पूछा कि भाई आप क्लास गए थे, तो अंकित बता सकता है भाई मैं क्लास गया था। मैं पूछूं कि अच्छा कोने में क्या रखा है? तो जब हम किसी बात को परिस्थितियों से कोरोबरेट करते हैं तो 156 में करते हैं, होता नहीं क्या? वो कहे कि साहब वो बाद में पंखे से झूल गया, मैंने देखा है। वो कहता ठीक है पंखे से झूल गया, ये बता दीवारों का कलर कैसा था, खिड़की थी कि नहीं थी कमरे में, ठीक है नहीं?
तो इससे हम किससे कोरोबरेट कर रहे हैं? 156, है ना, 156। और 157 में पहले वाले स्टेटमेंटों से कोरोबरेट करते हैं। 158 में कि कोई आदमी मर गया है, मृत्युकालिक कथन है, तो उसका भी कोरोबरेशन होना जरूरी है। अन्य साक्ष्यों की तरह उसको कोरोबरेट करवाते हैं। फिर सेक्शन 159 में कि कोई व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है या उस वक्त बनाया जब स्मृति में था, तो वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट्स को देख करके अपनी स्मृति ताजा करके साक्ष्य दे सकता है। और जब उसने स्मृति को देख करके और चीफ एग्जामिनेशन दिए, तो प्रतिवादी को राइट है कि वो क्या कर सकता है, उसको देख सकता है और उसके आधार पर क्रॉस कर सकता है। 164 में डॉक्यूमेंट्स मंगाने की बात कही कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो आप डॉक्यूमेंट्स पेश करोगे, नहीं कर रहे तो आगे पेश नहीं कर सकते, केवल कोर्ट की परमिशन से या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन या स्मृति ताजा करने में आप इसका यूज ले सकते हो, अदरवाइज। 165 में कोर्ट क्वेश्चन की बात कही है, जो वो महिला जो मजिस्ट्रेट पूछ रही थी और वो कह रहा है साहब हमें पता नहीं, क्या आप भी पूछ सकते हो, हमें तो इतना ही पता है ये चीप कराएगी, मैं क्रॉस करूंगा, और अगर आपको पूछना है तो ये पकड़ो, मैं जा रहा हूँ, आप पूछते रहो। नहीं, तो वो कोर्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है कि रिलेवेंट पूछे, इरेलेवेंट भी पूछ सकते, कोई डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकते, लेकिन जजमेंट होगा वो रिलेवेंट। फिर उन्होंने कहा जूरी असेसर जो भी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, नहीं। और उसके बाद 167 में क्या क्या रखा है कि जब आपका कोई भी मामला डिसाइड हुआ है और वो किसी एविडेंस को नहीं लिया है या ऐसा कोई एविडेंस ले लिया जो नहीं लिया जाना चाहिए, तो इसके आधार पर खंडन के योग्य नहीं होगा जब तक कि अन्याय नहीं हुआ। अन्याय कब होगा कि अगर मान लो जिस डॉक्यूमेंट्स को लिया है, इसको बोलते हैं असंयोजन, संयोजन, और अगर उसको हम हटा दें तो भी डिसीजन पे कोई प्रभाव पड़े। जिसको नहीं लिया है उसको ले ले तो भी डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 160, इतनी सी आपकी एविडेंस और इतनी सी आपकी आईपीएस, बस इतना तैयार करना है, क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी बेस पे आ जाए। तो ये तो हो गया आपका एक इंट्रो, जिससे आपको मोटा मोटा एक बात पता चल गई कि हम सीपीसी में क्या पढ़ेंगे और एविडेंस में क्या पढ़ेंगे। इसमें हम सब चीजें पढ़ेंगे, बैरेक्ट भी पढ़ेंगे, टिप्पणी भी पढ़ेंगे, इसके अलावा उन सेक्शनों पर कोर्ट के द्वारा किए गए डिसीजन भी पढ़ेंगे, सारी चीज। ठीक है, कल की आपकी शाम की छुट्टी रहेगी, बुधवार से हम सीपीसी और एविडेंस को डिटेल से स्टार्ट